अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट आयशा सहर प्रोग्राम पस्से पर्दा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में रोज़ की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होती है उस पर हम तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, और जिसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार ज़फ़र शाहिद साहब को दावत दी है। वेलकम टू आवर शो सर। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? सर, इंडिया की तरफ से जो आबी जारियत की धमकी के मामले को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आलमी सतह पर उठाने का फ़ैसला किया है, क्या यह फ़ैसला दुरुस्त होगा? आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए जी, इंडिया इस तरह के हरबे बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा है। ये इंडस वाटर मुआहदा एक है, इंडस तास मुआहदा उसको कहते हैं। तो ये जब हुआ था तो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की रोशनी में ये किया गया था, और इसकी ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि आलमी अदालत ने भी इसको सर्टिफाई किया हुआ है। तो ये कभी अगर करेगा इस तरह की कार्रवाई तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, या पाकिस्तान इस तरह खामोश नहीं बैठेगा कि उसको वहाँ पे वो पानी रोक ले। उसको बंद बनाने पड़ेंगे, उस पर बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा चाहिए, और मैं नहीं समझता कि इंडिया के पास इतने वसाइल हैं अभी। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट, ये तो इनको पहले से सारे इशू उठाने चाहिए। ये जो आने वाले बहुत से जो वक्त में जो जंगें होंगी वो पानी पे ही होंगी, क्योंकि दिन ब दिन दुनिया में पानी जो है वो कम होता जा रहा है। आबादी बढ़ती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है। अंडरग्राउंड भी जो इसकी मिकदार है वो दिन ब दिन इसका लेवल नीचे जा रहा है। तो हमें इस पे बड़ा संजीदगी से सोचना होगा हमारी गवर्नमेंट को, कि हम इस जो बार बार ये धमकी देते हैं इनको दोबारा हम किसी ऐसी अदारे में, किसी कोर्ट में लेकर जाएं, आलमी अदालत इंसाफ है उसमें लेकर जाएं, जहां पे ये जो वायलेशन करने के बयानात देते हैं इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। ये क्यों इस तरह के बयानात देते हैं? ये सिर्फ इनकी गीदड़ धमकियाँ हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा ना करे ये कभी बंद बनाना शुरू करेंगे तो क्या हम लोग जो है, हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क वो खामोश बैठा रहेगा? हम लोग एक सुपर पावर हैं। हम लोग कोई श्रीलंका नहीं है, या हम कोई बांग्लादेश नहीं है जो हमें कोई उठा के मुंह में डाल लेगा। तो उन्हें ये सब कुछ करने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा। गवर्नमेंट को अपने तौर पे बेहतरीन जो एफ़र्ट हैं उसकी वो करनी चाहिए, और उसकी ज़रूरत है। अगर ये आलमी सतह तक चला जाए मामला, तो आप क्या समझते हैं दोनों मुल्कों की आवाम के लिए और दोनों मुल्कों के लिए कितना फ़ायदेमंद फ़ैसला हो सकता है, या कितना फ़ायदे में जाएगा? देखिए जी, इससे फ़ायदा ये होगा कि इस पर कभी आने वाले वक्त में जंग नहीं होगी। फिर दोनों मुल्क अपने अपने मुआहदे की पासदारी करेंगे, अवाम सुकून का सांस लेगी। जब जंग का माहौल बनता है तो अवाम सफ़र करती है, अवाम का नुकसान होता है। फ़ौज का बजट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो सफ़र कर रही है। वहाँ की जो अवाम है वो भी नहीं चाहती कि हम कोई ऐसा इशू खड़ा करें। पहले कश्मीर का इशू है इतना बड़ा, वो अभी तक उसकी वजह से हमारी उनके साथ जंग चल रही है। कोल्ड वार तो हमेशा ही रहती है, तो कई जंगें भी हो चुकी हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि वो तीसरा को पंगा लेने के काबिल है कि वो पंगा ले सकेगा। अवाम को फ़ायदा तभी होगा जब दोनों मुल्क पुरअमन तरीके से रहेंगे, दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे, एक दूसरे की बॉर्डर्स का, एक दूसरे की रवायात का, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखेंगे, तब अवाम सुख में रहेगी। आप क्या ये नहीं समझते कि मोदी सरकार जो है कश्मीर के मसले से हमारा ख्याल हटाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल करिए, कभी बाउंड्रीज पे फायरिंग है तो कभी आबी जारियत के मसले को उठा देती है? आपका क्या नज़रिया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे अलावा भी और भी बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ मोदी सरकार का एक हथकंडा है। पाकिस्तान को परेशान करने के लिए मुख्तलिफ महाज़ों पे वो उलझाता है। कभी अफ़गानिस्तान के ज़रिए शरारतें करता है, कभी वो जाके बलूचिस्तान में शरारतें करवाता है, सी पैक मंसूबे को सबूताज करना चाह रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज को अंगेज रखना चाहता है किसी न किसी तरीके से। बस वो उसका अपना ज़हनी ऐसा है, वो जिस तरह कहते हैं कि वो शरारती एक वज़ीर आज़म है जो हमेशा उसने मुसलमानों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था वहाँ पे, उसमें ये सर फहरिस्त था मोदी। तो अब इसका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाना मेरा ख़्याल है इंडिया के लिए बदकिस्मती है। हम इतने सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं, लेकिन आखिर एक दिन हमारा सब्र व तहम्मुल जो है उसका पैमाना लबरेज़ हो जाएगा, और फिर एक बहुत ही बड़ी ख़तरनाक जंग जो है, बल्कि एक आप अगर तीसरी आलमी जंग भी कह लें तो कोई गलत ना होगा, उसकी तरफ फिर ये उसको धकेलेगा, और उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इंडिया पे होगी।
अच्छा, तो जिस तरह ये रोज़ रोज़ धमकियां दे रहे होते हैं, मोदी सरकार जो है उनकी एक दिन धमकी दे रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन चलाता है और फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चुप करके खामोश होकर बैठ जाता है, तो उनकी जो आवाम है उनका क्या मतलब कि इसमें अपना रवैया शो करते हैं? उनका कोई नहीं मतलब कहना अपने सरकार को कि ये क्या बात है, एक दिन धमकी देते हैं, अगले दिन आप खामोश होकर बैठ जाते हैं? देखिए, वो मोदी जो है वो वहाँ पे, मोदी सरकार पूरी, बल्कि नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पे मशहूर हो चुका कि बहुत बड़ा झूठा है, क्रिमिनल है। क्रिमिनल पहले है, फिर झूठा है, और उसकी बहुत सारी बातें वहाँ की जो अपनी अपोजिशन है वो उस पर बड़ा शोर करती कि आप झूठ बोल रहे हैं। मसलन एक दफ़ा उनकी वो बंदरगाह में कोई कश्ती थी, ठीक है, वो वहाँ पकड़ी, कहा कि जी यहाँ से कश्ती पकड़ी है हमने और ये पाकिस्तान से आई है। हालांकि उनके अपने लोग जो थे वहाँ पे नेवी के, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तानी किश्ती नहीं है, ना पाकिस्तानी लोग हैं, ये किश्ती जली हुई उन्हें मिली समुंदर से ना। फिर उन्होंने एक दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ बोला, एक ड्रामा किया उनकी फ़ौज ने और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, कितने बड़े बड़े बयानात दिए। बाद में उन्हीं की अपोजिशन ने उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट में बहुत शोर किया कि ये झूठ क्यों आप बोल रहे हैं कौम के साथ। तो उनकी कौम को पता चल चुका है कि अब ये झूठा बंदा है, चूँकि उसके पास अभी अक्सरियत है, तो अपोजिशन जो है वो उसके लिए काफ़ी टफ़ टाइम दे रही है। मैं नहीं समझता कि वो अपने 5 साल पूरे करेगा, शायद उसको उससे पहले ही हुकूमत से हाथ धोना पड़े, और इंशाल्लाह उसको ऐसा करेगा ज़रूर। जनरल राइस शरीफ की मुद्दत मुलाज़मत इख्तिताम पजीर हो रही है। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, बहुत अहम रोल अदा किया और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ उसने चलाई। आपका क्या ख्याल है, जो नया जनरल आएगा हमारा, वो इन पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जनरल राहिल शरीफ जो है वो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तानी फ़ौज की खुशकिस्मती है कि एक टिपिकल जर्नैल, बहादुर, दलेर, समझदार, ऑनेस्ट उनको मिला है। तो अब जो पॉलिसियाँ उन्होंने बनाई हैं, जो उन्होंने मुल्क की खिदमत की है 3 साल, वार अगेंस्ट टेरर में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, जो उन्होंने ये एक नेशनल एक्शन प्लान पे काम किया है, जो कराची में उन्होंने ऑपरेशन किया है, पंजाब में कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की पॉलिसियाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने फ़ौज को एक गाइडलाइन दे दी है, एक डायरेक्शन दे दी है, तो फ़ौज इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो करेगी। और आने वाला जो भी जर्नल होगा, इंशाल्लाह हमारे सारे जर्नैल मुहब्बे वतन हैं और दलेर हैं, बहादुर हैं, एक से एक काबिल हैं। जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला वो उन पॉलिसियों को फॉलो अप करेगा और उनको कंटिन्यू करेगा, और उसी तरह मुल्क की जो अमन व अमान की सूरत हाल है बेहतर से बेहतर तर इंशाल्लाह होती जाएगी। जहांगीर तरीन और इमरान खान की नाअहली का जो मसला इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, ये एक पीपल पार्टी का साबका MNA है जो इमरान खान के साथ मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और हार गया था। उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो काफ़ी मशकूक है, ठीक है, उस पर काफ़ी एलिगेशंस हैं। अब उसने ये सारा इनके ख़िलाफ़ पानामा लीक्स वाला एक उसका उन्होंने उसको मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है। तो मैं नहीं समझता इसमें इमरान खान चूँकि कभी गवर्नमेंट में रहे नहीं हैं, जहांगीर तरीन जो है उनके भी जितने सारे असासे वो डिक्लेयर हैं। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर करने वाले जहांगीर तरीन हैं, और इमरान खान जो है वो भी टैक्स पेयर हैं, और उनका पैसा भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अगर उन्होंने कोई ऑफशोर कंपनी में कभी लिया भी होगा, चूँकि वो गवर्नमेंट में नहीं रहे, जो लोग गवर्नमेंट में रहते हैं उन पे ये पाबंदी है। जो पाकिस्तान के वैसे शहरी है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं पूरी दुनिया में, तो क्या उन पे को ऊपर भी ये लागू हो जाएगा? ये कानून ये नहीं लागू होगा। ये ऐसे उन्होंने फजूल एक में किया है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जो है अपना असर और सूख इस्तेमाल करती है, जो कि ऐसा करती है, तो इलेक्शन कमीशन में जाकर इनको मसला खड़ा हो सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारी इंशाल्लाह बिल्कुल आज़ाद है, और इस तरह के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट उनको देखती भी नहीं, सुनती भी नहीं है। और पहली डेट जब लगेगी, इसको हेयरिंग इसकी शुरू होगी, तो इंशाल्लाह ताला ये नोटिस हुए अभी, वो पहली डेट पे शायद वो फारिग कर दें सुप्रीम कोर्ट इसको। इमरान खान मुसलसल कोशिशें कर रहा है, उसमें कुछ फ़ायदा तो अवाम का भी है। आपके क्या उसके चांसेस बनते हैं अगली हुकूमत आने के? जी बिल्कुल, इमरान खान के चांसेस बनते हैं। इमरान खान इस वक्त, ये झुटलाया नहीं जा सकता, इस पे दो राय नहीं किसी की भी, इस वक्त मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त इमरान खान मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और जो बिलो 30 या 30 तक लोग हैं उनके फेवरेट लीडर हैं, ख़वातीन के फेवरेट लीडर हैं, और आने वाले वक्त में उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई।
KPK में उन्होंने जो हुकूमत कर रहे हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस उन्होंने राइज की है। कोई वहाँ से ज़ाती तौर पे फ़ायदा नहीं लिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, कोई मुफाद नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता उनकी वोटिंग जो है वो बढ़ रही है। हम इस पे अभी बहुत जल्द एक रसाई TV ने कंडक्ट किया सर्वे, इंशाल्लाह उसको हाईलाइट करेंगे। तो उसमें इसकी मकबूलियत काफ़ी बढ़ रही है और इंशाल्लाह ये हुकूमत बनाने की हो सकता है अगर फेयर इलेक्शन हुए तो शायद आने वाली हुकूमत जो है कई सूबों में वो इमरान खान की हो। रूस ने CPEC में शामिल होने की यकीन दहानी कराई है। क्या इससे खित्ते पर असरात मरतब होंगे? क्या कौन कौन से मतलब होंगे? आप देखिए जी, रूस एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है। अगर रशिया का भी गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले रशिया ने एक दफ़ा कोशिश की थी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए समुंदर तक, तो उसके तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजी शहीद हुए थे, वहाँ पे मर्डर हुआ था, उनका मारे गए थे। जंग जो अफ़गान वार थी, अफ़गानिस्तान पे जब उसने स्ट्राइक की थी तो वो समुंदर तक पहुँचने के लिए गर्म पानी तक उसने की थी, तो उसका इतना भारी नुकसान हुआ था। उसके बदले में चाइना ने अब पाकिस्तान का साथ दिया और चाइना ने लाखों लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, लाखों लोगों को इससे मुस्तफ़ीद होंगे लोग। तो अब उसने देखा है कि चाइना ये सारी कुछ एक प्यार मोहब्बत से पैसा खर्च करके कर रहा है, तो मैं इसमें क्यों न शामिल हूँ। उसकी भी ज़रूरत है गर्म पानियों तक आना, समुंदर उसके पास नहीं है, उसके पास जो फ्रीज समुंदर है वो उसके पास है, वहाँ पे जहाज़ नहीं चल सकते। तो यहाँ पे आने के लिए उसने जो फ़ैसला किया है बहुत अहम फ़ैसला है। इससे हमारे ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल और बेहतर होगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में वो अहम किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात आपने देखा होगा बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनके एक डेलीगेशन जो था फ़ौजी, उसने यहाँ पे ट्रेनिंग की है, जॉइंट उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है वार की हमारी फ़ौज के साथ, और फिर जनरल राही शरीफ से मिले हैं। तो ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी एफ़र्ट है, बहुत अच्छी कोशिश है और इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें वेलकम करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो इसमें ज़रूर शामिल हो और ये हम एक बड़ी मईशत के तौर पे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लाहौर में जो आए दिन क्राइम हो रहे हैं, तो मौजूदा हुकूमत उसके बारे में क्या इक़दाम उठा रही है? और मौजूदा हुकूमत का कहना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर है, कराची नहीं है। तो इस तंज के ऊपर भी आप कुछ अपना नज़रिया बता देंगे? ये तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे एक सारा कुछ प्री प्लान किया जा रहा है ना। अब वहाँ पे इतनी महंगी फोर्स, डॉल्फिन फोर्स इन्होंने बनाई है पंजाब में, उनको गाड़ियाँ दी हैं, उनको वेपन दिए हैं, उन पर अरबों रुपया ख़र्च किया है और लाहौर पुरअमन शहर था, पुरअमन पुरसकून लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इस तरह के जो मर्डर हुए हैं, कुछ तो उनमें ज़ाती दुश्मनी की बिना पे हुए हैं, ये रुक नहीं सकते जो ज़ाती दुश्मनी वाले होते हैं। जो स्ट्रीट क्राइम है वो अब भी कराची से बहुत कम है, कराची की निस्बत बहुत कम है। लेकिन क्यों हुए हैं, इन पे इस बात की ज़रूरत है तवज्जो की कि ये क्यों हुए हैं। इसमें वज़ीर दाखिला को चीफ मिनिस्टर पंजाब को सख्त एक्शन लेना चाहिए और पंजाब के जो वज़ीर दाखिला जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम चंद दिनों में इन मुलज़मों तक पहुंच जाएंगे और उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि किसी को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत ना हो। स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा मसला है जो हमारे मुआशरे में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है सबसे ज़्यादा। इसके बैकग्राउंड पे इन्हें जाना होगा कि ये क्यों होते हैं। जो हमारे यंगस्टर नौजवान हैं स्ट्रीट क्राइम क्यों करते हैं, कोई पर्स छीन रहा है, कोई मोटर बाइक छीन रहा है, कोई मोबाइल छीन रहा है, ये क्यों हो रहे हैं? ये मुआशरे में बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है। इन नौजवानों को कौमी धारे में लाना होगा, पढ़े लिखे बच्चों को हुनरमंद बनाना होगा, उन्हें जॉब देनी होगी, उन्हें स्कॉलरशिप देने होंगे। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट करेगी। आर्टिकल 6 के तहत जो एक हुकूमत का, एक रियासत का फ़र्ज़ है कि हम हर किसी को रोटी कपड़ा, जिसके घर में माँ उसकी बीमार है, और क्या वो स्ट्रीट क्राइम नहीं करेगा अगर वो छोटा बच्चा है तो? अगर कोई बड़ा डाकू है तो वो डाका मारेगा, छोटा बच्चा तो करेगा। अब जब लोग इलाज की वजह से मर रहे हैं, एजुकेशन नहीं उनको मिल रही, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, झुग्गियों में रह रहे हैं, तो इस तरह की फिर चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं। ये एक बहुत बड़े साने होते हैं, कौमों की ज़िंदगी में ये साने आते रहते हैं
और इसमें हमारी जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो हुकूमत है, उनको इकट्ठे होकर इसके बारे में सोचना होगा। जो मुखय्यर हजरात हैं, साहिब हैसियत हजरात हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन करके उनके लिए उनको फ़ंड्स मुहैया करने चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। सर, फंड्स तो हमारी हुकूमत बहुत बजट में दिए जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे मुल्क में क्राइम्स ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? बजाय एक दूसरे पे तंज के तीर चलाएं, उनको तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए ना। प्रैक्टिकली क्यों नहीं नज़र आता? आपका क्या कहना है? कि ये सारा जो खामियां हैं वो हमारे सिस्टम में है। यहाँ हमारा जो सिस्टम है वो वन मैन शो चल रहा है, ठीक है। पंजाब में जो है वो वज़ीर आला आले नाल हैं, सिंध में जो है वहाँ के वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो साहब आले नाल हैं, पंजाब में जो है शहबाज शरीफ साहब जो आले नाल हैं, और हमारे यहाँ पे नेशनल असम्बली में और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बादशाह है, किंग है। यहाँ पे इनको थिंक टैंक बैठाने चाहिए जो अपने सर जोड़ कर बैठें और पॉलिसियाँ बनाएं, इस निज़ाम को तब्दील करें। इस मुआशरे में तब्दीली तभी आ सकती है, लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत हो गया है, लोगों में टेंशन बहुत हो गई है, लोगों में स्ट्रेस बहुत हो गया है। जब तक अदम बर्दाश्त को ख़त्म नहीं किया जाएगा, लोगों को एक गाइडलाइन नहीं दी जाएगी, एक पॉलिसी नहीं दी जाएगी, तो इस मुल्क का निज़ाम नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा अगर ये निज़ाम ख़ुद नहीं बदलना चाहेंगे। तो जब इसके लिए कोशिशें, मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत है, जिसमें अवाम भी शामिल हो, गवर्नमेंट भी हो, और भी जितने स्टेक होल्डर हैं वो इसमें शामिल हो, तब जाकर ये निज़ाम बदलेगा। निज़ाम बदलेगा तो ये ख़राबियाँ दूर होंगी, ये निज़ाम की ख़राबियाँ। तो ये निज़ाम कौन बदलेगा? ज़ाहिर है हम और हुकूमत मिलकर बदलेंगे। इसी गवर्नमेंट को बदलना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, अपोजिशन को साथ देना चाहिए, लेकिन उस तरफ तो आते नहीं। ये तो अपनी एक दूसरे के ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हमें हुकूमत मिल जाए, वो उन पे ब्लेम लगा रहे हैं। वो अपनी सारी ताकत जो है वो उस पर धरनों को रोकने पे खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, सर्फ कर रही है, और जो अपोजिशन है वो धरनों पे अपनी ताकत आजमाई कर रही है। तो ये तो मुल्क में रस्साकशी की सूरत हाल पैदा हुई है, और मैं खुदा ना करे इस तरह के हालात अगर और बढ़ते गए तो मुल्क एक खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। इसमें इन लीडरों को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, अपनी ईगो के कलर कुछ कम करें दोनों पार्टियाँ, और आके अवाम के लिए काम करें, अवाम के लिए सोचें जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया है। अपोजिशन को भी अवाम के लिए सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अवाम के लिए सोचना चाहिए। अवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा, पिस रही है अवाम। मैं तो ये पूछना चाहूँगी, मोदी सरकार जैसे कश्मीर से हमारी तवज्जो हटाने के लिए रोज़ों ने हटकंडे कर रहे हैं, में भी हमारी हुकूमत भी जो मुल्क में पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सुई गैस नहीं है, उन चीज़ों से असल जो मसाइल हैं हमारे, उनसे तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं ये सारी गेम्स। नहीं, मैं नहीं समझता। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो, मैं ज़ाती तौर पे उनका जानता हूँ काफ़ी अरसे से, वो इस तरह का उनकी सोच नहीं है। वो मुहब्बे वतन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके दिल में दर्द है कौम का, लेकिन अफसोस ये है कि उनके जो एडवाइज़र है वो इस काबिल नहीं है। उनको अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं, इसहाक डार साहब हैं, उनके लिए मसाइल खड़े करते हैं। कभी ताजरों के साथ फड्डा हो गया, कभी टैक्स का फड्डा हो गया, कभी गैस बढ़ रही है, कभी पेट्रोल बढ़ रही है। ये गवर्नमेंट को फेलियर के लिए ऐसे चीज़ें की जाती है। मैं कहता हूँ ऐसा अगर दोस्त है उनका तो फिर उनको दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस पर डीपली सोचना चाहिए कि जब वो मुहब्बे वतन है, जो वो अच्छे काम करना चाहते हैं, तो उनके जो एडवाइज़र हैं वो उनको क्यों नहीं करने देते। उनको चाहिए कि वो अपने एडवाइज़र तब्दील करें, अपना एक थिंक टैंक बिठाएं जो मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ मुरतब करे, तब जाकर इस मुल्क का निज़ाम चलेगा। तो ये ख्याल इनको कब आएगा कि अपना एडवाइज़र जो है मुझे चेंज करना चाहिए ताकि नई पॉलिसीज़ अच्छी तरह कि ये हमेशा वादे तो बहुत करते हैं, आवाम को लारे बहुत देते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अमल दरामद बहुत कम करते हैं। इनका जो ज़्यादा टाइम है, जब भी कोई बड़ा सानिया होता है तो नेशनल एक्शन प्लान पे काम शुरू हो जाता है, फिर जब वो सानिया का थोड़ा सा टाइम गुजरता है फिर उस पर मिट्टी डाल देते हैं, तो फिर ये एक नई जंग शुरू कर लेते हैं आपस में। तो ये इन लोगों को, अपोजिशन को भी चाहिए कि इनको 5 साल काम करने दे, और इनको भी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से ये 5 साल में जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो डिलीवर करें। जब ये डिलीवर करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में भी अवाम इन्हें मुंतखब करेगी। अवाम को चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अवाम पे है कि जो लोग मुल्क को डिलीवर नहीं करते उनको कभी भी एक सीट भी ना जीतने दें। अवाम अपना फैसला, ताकत फैसले की अवाम के पास है।
इन्हें किसने मुंतखब किया है? हम लोगों ने किया है। अगर ये हमें आप डिलीवर नहीं कर रहे, ये पॉलिसियाँ ठीक नहीं बना रहे, इनकी डायरेक्शन गलत है, ये लूट मार में मसरूफ़ है, तो दोबारा इनको क्यों वोट देते हैं हम लोग? फिर वही बरादरी अज़म, फिर वही रिश्तेदारियाँ, फिर वही एहसासात, वही पैसा, वही सब कुछ इस्तेमाल कर ये लोग दोबारा मुल्क में आ जाते हैं इक़्तिदार में। पिछले 15 सालों से तो ये लोग इक़्तिदार में हैं पंजाब में, तो अभी तक इन्होंने कोई वहाँ पे काबिल फ़हरिस्त कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, काबिल फ़हरिस्त काम नहीं किया। मासवाए ये मेट्रो ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कहता कि बुरा है, लेकिन इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? सब लोग तो इस पर सफ़र नहीं करते। जो लोग तड़प रहे हैं इलाज के लिए, उनका इलाज होना चाहिए उनके घर पे, डोर स्टेप पे होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनको करनी चाहिए जो आवाम का जिसमें फ़ायदा हो। आपने बिल्कुल सही कहा, मेट्रो बस पे आपने किया, आवाम को फ़ायदा है, लेकिन 1% आवाम को फ़ायदा है, वो भी इतना नहीं फ़ायदा। जो बेसिक नीड्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पे इनकी क्या पॉलिसीज़ है अब तक? देखिए, इस पे अभी तक तो पिछले 3.5 सालों में इनकी बातें ही हैं। कोई इस्लामाबाद में अदारे नहीं बन सके, उन्हें अपग्रेड करने का एक स्कीम शुरू की थी, मरीम नवाज़ साहबा ने ये बेड़ा उठाया था, क्योंकि शायद आने वाले वक्त में मरीम नवाज़ जो है वो इस्लामाबाद से इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है ना, आने वाले इलेक्शन के लिए। तो कई स्कूलों के विज़िट किए, किसी को बस दे दी, किसी में पेंट शेंट करवा दिया, किसी में कुर्सियां रख दी। को 5-7 स्कूलों में, मेरा 10-20 स्कूलों में इन्होंने काम किया है। उसके बाद काम रुक गया। वो बात अब ठंडी हो गई, वो पुरानी हो गई, उसको आपको पूछता नहीं है, उस पर कभी बात ही नहीं करता। तो इनको पॉलिसियाँ इनकी अभी तक जो एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, वो ज़ीरो है। अभी तक कोई पॉलिसी इनकी जो है वो आवाम में मकबूल नहीं हुई और ना इम्प्लीमेंट हुई है ताकि आवाम को उसका फ़ायदा हो। हाँ, 5 साल जब इनके ख़त्म हो जाएंगे फिर शायद कोई इम्प्लीमेंट हो जाए, तो पता नहीं है। इस वक्त तक अभी तक कोई नहीं हुई। अच्छा, परवेज़ खटक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे पुरअमन सूबा है, इस बात में कितनी हकीकत है इसके बयान में? देखें, पुरअमन जहाँ तक है, मेरा ख़्याल है कि अब कराची से वहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, क्योंकि ज़रबे असम में जो फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया है, वहाँ की पुलिस जो है उसे उन्होंने फ्री हैंड दिया है, सियासी तौर पे मुदाखलत ख़त्म कर दी इमरान ख़ान ने बिल्कुल। तो जब उनको फ्री हैंड मिला है तो वहाँ के जो आईजी हैं नासिर खान दुरानी, बड़े काबिल आदमी हैं, बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है पुलिस पे और बड़ी उनकी रिसर्च है। पाकिस्तान में रेस्क्यू 15 बनाने वाले वही पुलिस अफसर हैं। सबसे पहले उन्होंने ये आइडिया अडॉप्ट किया था यूके से करके, तो पाकिस्तान में रेस्क्यू 15 शुरू किया था, वो इसके बानी हैं। तो उन्होंने बड़ा काम किया है और काफ़ी हद तक क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम में बहुत हद तक कमी आ चुकी है वहाँ पे। पंजाब की निस्बत, सिंध की निस्बत स्ट्रीट क्राइम बहुत कम होते हैं। वहाँ पे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो दुश्मनियाँ हैं लोगों की आपस में। अब वहाँ पे जो दहशतगर्दी है वो भी काफ़ी हद तक उसका जो एक रेला था वो कम हुआ है। APS स्कूल का एक बड़ा वाक़या था, उस वाक़े के बाद फिर काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में मज़ीद ये बेहतर होगा। जब इतनी ज़्यादा बड़ी लेवल पे दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ओवरऑल दूसरा जो बाकी हिस्से हैं वो भी पाकिस्तान के, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, सरहद हो गया, तो सिंध में कराची के लिए क्यों नहीं मतलब ऐसी पॉलिसीज़ को यूज़ किया जा रहा है या फॉलो किया जा रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने किया, वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्यों? देखिए, यहाँ पर फ़ौज को, रेंजर्स को और पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है और जो कराची है वहाँ पे सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी एक बादशाह बैठे जरदारी साहब जिनकी हुकूमत है, तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ होता है। कभी रेंजर के इख्तियारात में कमी हो जाती है, कभी उनके इख्तियारात वापस लेने की बातें होती हैं, कभी उनको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। वहाँ पे सियासी मसलतें बहुत ज़्यादा हैं। MQM एक बड़ी लसानी पार्टी है वहाँ पे, और उसके अलावा और बहुत सारे पूरे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान से बाहर के भी लोग हैं क्रिमिनल, वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं सिंध में, स्पेशल कराची में। तो वहाँ पे अगर फ़ौज को, पुलिस को और गैर सियासी कर दिया जाए रेंजर को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जिस तरह ऑपरेशन हुए, जितनी कामयाबियाँ वहाँ पे रेंजर को और पुलिस को मिली हैं किसी और सूबे में मिली हों। जितने दहशतगर्द वहाँ पकड़े गए हैं, जितनी कार्रवाइयाँ वहाँ पे हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, कितने बड़े बड़े वाक़यात के मुलज़म वहाँ से पकड़े गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी बेहतर काम हो रहे हैं। रेंजर अपने तौर पे बहुत बेहतर काम कर रही है, सुपरवाइज़ कर रही फ़ौज उसको,
फ़ौज की निगरानी में वो कर रही है और बहुत अच्छे काम कर रही है। और सिंध पुलिस को अगर इम्पार्शल कर दिया जाए, उनको गैर सियासी कर दिया जाए, फ्री हैंड दे दिया जाए, सियासी बुनियादों पे भर्तियां जो है ख़त्म कर दी जाएं, सियासी बुनियादों पे अपॉइंटमेंट ख़त्म कर दी जाए, मैं समझता हूं कि अगर एक थाने का SHO चाहे तो उसके थाने में कभी कोई क्राइम नहीं हो सकता। तो जब ये सब SHO को सोच समझ के पढ़े लिखे लोगों को लगाएंगे, ऑनेस्ट लोगों को, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर, जब आजकल पंजाब में बड़ी वैकेंसीज दी जा रही हैं, जॉब्स दी जा रही हैं, मैं भी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं तो इसलिए, लेकिन हर जगह NTS रखा गया है, तो कहा यह जा रहा है कि फेयर भर्तियां मतलब के होंगी, फेयर रिजल्ट्स होंगे। क्या अब भी अदर सोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे NTS में भी, या वाकई में भी हकदार को हक मिलेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का एक ड्यूल सिस्टम इन्होंने नाफिज कर दिया है। देखिए, एक तो बोर्ड होते हैं, वो एग्ज़ाम लेते हैं, तो वो रैंकिंग करते हैं वहाँ पे किसका कितने नंबर आए, कि मेरिट पे कितना आया, कितना आया। तो दूसरे बात, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड में टॉप करते हैं, लेकिन वो NTS के टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि यहाँ पे जो है NTS का सिस्टम जो है वो सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट अदारा भी उसमें इन्वॉल्व है। वहाँ पे अब रिश्वत चल रही है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे एंट्री टेस्ट रख दिए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम पर रिलाई नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं जी, हम अपना टेस्ट एक अपना कंडक्ट करेंगे। कुछ बच्चे वहाँ जब बोर्ड से, फिर बोर्ड को ख़त्म कर दें, क्यों इतना पैसा उस पर ख़र्च कर रहे हैं? फिर डायरेक्ट उनसे कहें कि एंट्री टेस्ट जो बच्चे, अब कुछ मखसूस अदारे हैं जिनमें किप्स है, कुछ और है, उन में बच्चे जो वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं, वालिदैन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है इन्होंने कि जो बच्चों ने पास होना है वो वहाँ पे ज़रूर तैयारी करें एंट्री टेस्ट की। अगर वो नहीं करते तो वो किसी टेस्ट में पास नहीं होते। अब वहाँ पे इतनी फ़ीसें ली जाती हैं, वहाँ क्यों हो जाते हैं, क्या तैयारी करवाई जाती है? इस पर हमने एक रिसर्च की है कि ये जो लोग इसके ऑनर हैं, ये उन्हीं अदारों के जो एंट्री टेस्ट जहाँ पे होते हैं, उन्हीं के साथ इनका मेल जोल होता है, उन्हीं के साथ इनका असर और सूख होता है। वहाँ से ये क्वेश्चनियर आउट करवाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका रट्टा लगवा के उनको 2-3 महीनों में तैयारी करवा देते हैं। और बारी फ़ीसें पर स्टूडेंट जो है वो एक महीने की 25-30 हज़ार होती है, तो वो 1 लाख के करीब हर स्टूडेंट से ले लेते हैं। कितने खरब रुपया ये जो एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाते हैं कॉलेजेस, ये वसूल करते हैं, हर लोगों की जेबों से निकालते हैं। वालिदैन मजबूर होते हैं देने पे कि अगर हमारा बच्चा यहाँ एंट्री टेस्ट नहीं पास करेगा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को एक तो तालीमी इदारे और बनाने चाहिए, जिन अदारों का मेरिट बहुत हाई है उनको वहाँ पे एडमिशन मिले, और जो बच्चों का मेरिट पूरा नहीं होता, क्या वो कौम के बच्चे नहीं हैं? वो कहाँ पढ़ें? फिर वो दहशतगर्द बने, मंशियात पे लग जाएं, चोर बन जाएं, क्या करें? वो कहाँ जाएं? उनके लिए इसी मुल्क में अदारे होने चाहिए कि जिनका मेरिट लो आता है, वहाँ अच्छे वहाँ पे टीचर रखे जाएं, उस्ताद रखे जाएं, उनको तैयारी करवाई जाए। ये तो बच्चे होते हैं। तो ये एंट्री टेस्ट का जो मसला है मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, और इसमें चेंज और इसमें शफाफियत की ज़रूरत है। हर चीज़ में तबकाती निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये तो जुल्म की इंतहा है कि तालीम सबका बुनियादी हक है और उसमें इतना तबकाती निज़ाम है कि एक प्राइवेट स्कूल है, कैम्ब्रिज वगैरह के, दूसरे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की पढ़ाई के स्टैंडर्ड इतना हाई क्यों नहीं कर लेते कि जो बेचारे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ज़बरदस्ती पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे होते हैं जिनको शौक़ होता है लेकिन उनके पास सोर्सेज। देखिए जी, तालीम जो है, तालीम अब गरीबों के बस की बात नहीं रही। जो गवर्नमेंट का बुनियादी फ़र्ज़ है हर किसी को एजुकेशन देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी तालीम गरीबों को मिलती है। जो प्राइवेट अदारे हैं उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, गो उन्होंने अच्छे वहाँ पे PhD लोग रखे हुए हैं, उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन वो फ़ीस गरीब लोग कहाँ से दें? जिनके बच्चों के पास रोटी खाने के लिए नहीं, वो अपने बच्चों के लिए फ़ीस कहाँ से लाएँ? तो इस पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, फ़ीसें उनकी कम रखनी चाहिए, स्टैंडर्ड उनका अच्छा हो, और गवर्नमेंट के जो अपने स्कूल हैं उनका चेक एंड बैलेंस रखे कि आप इन प्राइवेट अदारों को क्यों उनके साथ कंपटीशन क्यों नहीं करते, आप क्यों उनके बराबर नहीं जाते। उन टीचरों को अच्छी तनख्वाह दी जाए, उन्हें ट्रेनिंग करवाई दी जाए, और उनसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो लोग हैं उनको अदारों का सरबराह बनाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है।
अब हमारे जो वज़ीर तालीम है, ठीक है, उनके पास कोई पावर्स नहीं है। अब सूबों को अलग-अलग उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कर दिया है, जो एक 1921 तरमीम आई थी, 21 जो है। तो अब इनको चाहिए कि इसमें ये बुनियादी तब्दीलियाँ लाएं एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम पूरे मुल्क का एक होना चाहिए, पूरे मुल्क का निसाब एक होना चाहिए। ये नहीं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ रहा है तो सब भी पढ़े। गवर्नमेंट स्कूलों में भी O लेवल A लेवल की बुनियादी क्लासें होनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। हमारा मुल्क तभी तरक्की कर सकता है, दुनिया के साथ हम कंपटीशन में जा सकते हैं जब हमारी एजुकेशन उनके बराबर हो जाएगी। जिस तरह यूके में आपको पता है कि 16 साल तक हर बच्चा स्कूल जाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो उनके वालिद को पनिश किया जाता है, बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल ले जाया जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह का एक निज़ाम राइज होना चाहिए। कश्मीर के जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं इसका एंड क्या होगा? ये जुल्म उनका ख़त्म होगा कभी या नहीं? देखिए जी, मैं कहता हूँ जुल्म जब बढ़ता है तो फिर वो ख़त्म होता है। दुनिया में बहुत सारी इस तरह की तहरीकें जो है, आज़ादी की तहरीकें हैं, हक़ खुद इरादियत की तहरीकें हैं, वो दुनिया में चल रही हैं और उनका जो अंजाम होता है डायलॉग होता है और फिर आखिरकार उनको हक़ देना पड़ता है। दुनिया की जो महकूम कौमें हैं वो अपने हक़ के लिए अब वो बेदार हो चुकी हैं, वो अपना हक़ लेंगे और अपना हक़ लेने के लिए उन्हें जानों की जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिस हद तक भी उन्हें जाना पड़ेगा वो ज़रूर जाएंगे। अब तक मेरा ख़्याल है कश्मीर में लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, लाखों माएँ जो हैं उनके बेटे जो है वो शहीद हो चुके हैं, लाखों बेटियों की इज़्ज़तें लूटी जा चुकी हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उनके घर जला दिए गए हैं, उनकी लीडरशिप को जेलों में रखा गया है, उन्हें ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है और उन्हें पीलेट गन्नों से कितने लाखों लोगों की आंखों की बिनाई ख़त्म कर दी है मुस्तकिल तौर पे। तो मैं समझता हूँ इसमें पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, जो ममालिक हैं अपने आप को इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा अलम बरदार समझते हैं और सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। इन्हें गैरत आनी चाहिए। अगर इनमें कोई गैरत है, कोई इनमें इखलाक है, कोई इनमें इखलाकियात है, कोई इनमें शर्म व हया है, तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए क्या क्या कश्मीर जो है, मुसलमान जो हैं कश्मीरी, वो इंसान नहीं है। उनको बतौर मुसलमान ना आप देखें, बतौर इंसान देखें। पूरी दुनिया को इसमें इसराइल की मामूली सी बात होती है तो फ़लस्तीनियों पे चढ़ाई कर देता है अमेरिका भी, पूरी दुनिया के यूरोपियन कंट्री मिलकर। कोई किसी जगह पे थोड़ी सी बात होती है अफ़गानिस्तान में, वहाँ चढ़ाई कर देते हैं। किसी जगह पे वो रशिया जो है वो कभी चढ़ाई कर देता है। अभी शाम का, लीबिया का, इराक़ का मसला है तो वहाँ चढ़ाई कर देते हैं कि वहाँ इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, तो उनको तहस और नहस कर देते हैं। तो अब क्या जो इंडिया सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये इंडिया है, वो उनका मामा लगता है या वो इनके मामे लगते हैं? उनकी गैरत गवारा कर रही है कि ये लोग इसी तरह बच्चे शहीद होते रहे, नौजवान शहीद होते रहे और ये पूरा इलाका एक मैदान जंग बना रहे? कितने महीनों से वहाँ पे अब स्ट्राइक चल रही है, ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस पर पूरे दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी जो मोरल सपोर्ट है, जो इखलाकी जो सपोर्ट है और जो भी सपोर्ट है वो कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये एक मुसलमान सब भाई हैं हम। OIC एक बहुत बड़ी तंजीम है इसकी। सऊदिया ने कभी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की कश्मीर के बारे में? सऊदिया का बहुत असर सूख है यूरोपियन कंट्रीज़ में अमेरिका के साथ, वो क्यों नहीं कर रहा? उन सबको गैरत आनी चाहिए, उनको करना चाहिए। और ये हमारे भाई हैं, कल इनके साथ हो रहा है, परसों उनके साथ भी होगा। तो इसलिए अभी इस पे करना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। ये हमारा वादा है। जनरल राही शरीफ में भी इसे बड़ा पुरअज़म तरीके से कहा है कि कश्मीर इंशाल्लाह हम एक दिन उनको जुल्म से निजात दिलाएंगे और इंशाल्लाह दिला कर रहेंगे। कोई बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत करीब आ चुका है वक्त। इंडिया खुद उसकी अपनी अंदरूनी जो रियासतें हैं उसमें अलहदगी पसंद तंजीम में सरगर्म है, तेज़ी से काम कर रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंडिया नेस्त व नाबूद हो जाएगा, टूट जाएगा, उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और कश्मीर दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद मुमलकत, आज़ाद मुसलमान मुमलकत के तौर पर
ज़ाहिर हो जाएगी। इंशाल्लाह। सर, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? हज़रत अली का कौल है कि अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो, अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो, तो आपकी जो मौत है, आखिरत है, वो ईद जैसी होगी। सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपना टाइम निकाला। नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम पसे पर्दा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपनी होस्ट आशा सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।